नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीआरएससी लिमिटेड की तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन अभी निकाला गया है उसके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक किया कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके पास और भी लेकर के आऊँ। तो जब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीआरएससी जो है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। कि एक मिनी रत्ना कंपनी है तो जो है कैटेगरी 1 कंपनी का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। अभी जीआरएससी जो है अपना जर्नीमैन के अंतर्गत बहुत सारे पोस्ट जो है वहाँ पे निकाली है। टोटल 50 पोस्ट इन्होंने निकाला है अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं उन सारी पोस्ट के बारे में आपको डिटेल नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ कि कैसे क्या फॉर्म है, कैसे आपको वो फॉर्म भरना है, फिलअप करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, वो सारा मैं सिर्फ एक ही वीडियो में सब कुछ डिटेल में आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। और ये मैं कुछ अपने से बना के नहीं, जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के थ्रू ही आपको बताऊंगा। डायरेक्ट नोटिफिकेशन में कौन सा चीज़ कहाँ मेंशन है ये दिखा करके। तो फॉर्म फिलअप तो 20 जनवरी से वो स्टार्ट हो गई है। फॉर्म का लास्ट डेट जो है 19 फरवरी को है। तो अगर वैकेंसी डिटेल की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल फिटर का जो वैकेंसी है उसमें टोटल 5 पोस्ट निकली है। फिटर का जो पोस्ट है उसके लिए 4 है, वेल्डर के लिए 5 पोस्ट है और क्रेन ऑपरेटर के लिए 5 है, मशीन ऑपरेटर के लिए 4 पोस्ट है और मैकेनिस्ट के लिए 4, पाइप फिटर का 7, रिगर का 5 और ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग का 2 पोस्ट यहाँ पे निकला है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 2 पोस्ट है और डीजल मैकेनिक का 7 पोस्ट है। टोटल 50 पोस्ट यहाँ पे जो है वो निकाला गया है। ठीक है, आप अलग अलग देख जाना यहाँ पे कि कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो किस तरह से रखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। और मैं नोटिफिकेशन का जो है वो लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली वहाँ से जो है ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से भी देख सकते हो। सिर्फ क्वालिफिकेशन की, किस एग्जामिनेशन को देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। तो एक तो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि आप 10th जो है मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए। उसके बाद भी जो है जो एनएससी या एनटीसी में जो भी आप पोस्ट में भर रहे हो, जर्नीमैन के जो भी आप अलग अलग जो जो डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे हैं फिटर के, वेल्डर के, उसके हिसाब से जो एनएसी और एनटीसी का जो है आपका डॉक्यूमेंट वो आपके पास होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चरल फिटर का अगर बात किया जाए तो एनटीसी या एनएसी जो है वो एक स्ट्रक्चरल फिटर में फैब्रिकेटर या सीट मेटल वर्क या फिटर ट्रेड्स। तो अगर आप इससे या एनएसी एनटीसी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो स्ट्रक्चरल फिटर में। फिटर के लिए फिर अप्लाई करना है तो एनएसी या एनटीसी फिटर में चाहिए, वेपन फिटर या एमएमटीएम में चाहिए। उसके अलावा वेल्डर के लिए करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। वेल्डर इन गैस एंड इलेक्ट्रिक भी चाहिए हो सकता है, पाइप्स से भी है, जीटीएडब्ल्यू भी है, पाइप एंड प्रेशर वेसल्स भी है, फैब्रिकेशन एंड फिटिंग भी है, वेल्डिंग इंस्पेक्शन भी है। तो यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो तो 10th पास होनी चाहिए। उसके अलावा भी जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्रेन ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, तो उससे रिलेटेड आपको एनएसी या एनटीसी डॉक्यूमेंट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। टोटल जितने भी पोस्ट हैं ऊपर में 50 पोस्ट जो निकले हैं उसमें से 4 पोस्ट जो है वो रिजर्व्ड रखा गया है। एक पोस्ट जो है वो आपका रिजर्व्ड रखा गया है वेज मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। उसके बाद एक पोस्ट जो है वो आपका रखा गया है पार्शियल डीफ और जो है हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए, जिनको सुनने में दिक्कत है, पार्शियल डीफ के लिए। उसके बाद एक पोस्ट जो है वो आपका VHLV के लिए है, विजिकली हैंडीकैप लोअर विजन्स के लिए। और एक सीट जो है आपका वो जो कि मेंटल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, एबव जितने भी वैकेंसी है, एबव वैकेंसी इंक्लूड वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर, ठीक है, इनके लिए रिजर्व है। लेकिन एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट मतलब क्रेन ऑपरेटर, रीगर, ड्राइवर और ड्राइवर इन मटेरियल हैंडलिंग, इन सारे का जो पोस्ट है इसमें कोई भी जो है डिसेबल पर्सन वैसे भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे मशीन को, तो उनके लिए ये पोस्ट में जो है कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसके अलावा जो पोस्ट है उसमें इनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, लेकिन ये क्रेन ऑपरेटर, रिगर और ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग के लिए इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। जो आपका सेशन होता है ना, जैसे सेशन 2015 से मान लो 2018 होता है, 3 साल का सेशन ग्रेजुएशन का होता है। तो 18 क्रॉस करने के बाद हम लोग कहते थे कि हम लोग जो है 18 में पास आउट हुए हैं। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है और सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट दिया गया है वही आपका माना जाएगा पासिंग डेट।
ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट या इशुएंस ऑफ मार्कशीट शाल बी डीम टू बी द डेट ऑफ द एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन एंड देयर शाल बी नो रिलैक्सेशन ऑन दिस अकाउंट। मतलब आपके जो सर्टिफिकेट पे जो डेट दिया गया है वही आपका जो है माना जाएगा, आप उस दिन पास हुए हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमबीए किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, कोई भी हायर प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इस पोस्ट को नहीं भरेंगे। उसके अलावा जो आपका जो है स्ट्रक्चरल फिटर पोस्ट वाइज के हिसाब से क्या क्या आपका ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है वो इस नोटिफिकेशन में है। मैं नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके इस नोटिफिकेशन को आप देख लेना। और जो समझना है यहाँ पे आप अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से आपके पोस्ट के हिसाब से जो है वहाँ पे समझ लेना। अगर एज की बात किया जाए तो एज सच कोई मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपका 26 साल दिया गया है। उसके साथ एज रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल के लिए ओबीसी के लिए, 5 साल का एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए दिया गया है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको जो है अगर जनरल कैटेगरी है तो 10 साल का दिया गया है आपका एज रिलैक्सेशन। ओबीसी के लिए 13 है, एससी और एसटी के लिए 15-15 साल का एज रिलैक्सेशन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए दिया गया है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है जीआरएससी के अंतर्गत तो आपको भी जो है एज रिलैक्सेशन जो है 3 साल का यहाँ पे आपको दिया जाता है। यहाँ पे जो है जैसे ही आप जर्नीमैन में अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको जो है वो 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग पीरियड में जो है आपका वो स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो स्टाइपेंड में है जो पहले साल में आपको 24,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, और दूसरे साल से जो है 26,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अभी जो 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, ठीक है, ये 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड में आपने जो भी फील्ड से आपने एनएसी एनटीसी किया है, जैसे मान लो फिटर है, बिल्डर है, तो वो तो आपका कोर एरिया हो ही गया। उसके अलावा बाकी एरिया में भी जो है आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और आपका ओवरऑल जो आपका डेवलपमेंट है वो मॉनिटर किया जाएगा, और उसके बाद आपको अलग अलग डिफरेंट पोस्ट में आपको अप्लाई करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे कि इन ऑर्डर टू बी मल्टी स्किल्ड मल्टी टास्क journeyman during the 2 year training period will be undergoing training in multiple trades areas in addition to the parent trend which will form part of their journeymanship training, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द जर्नीमैनशिप फाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री absence from the duty देन द इंगेजमेंट कैन बी एक्सटेंडेड। मतलब आपने अगर अपसेंट कर रखा है बहुत ज़्यादा और आपका जो परफॉर्मेंस है वो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर नहीं है, तो आपका जो है ये जर्नीमैनशिप का जो पीरियड है वो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपके परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं आ रहा है तो आपको ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अभी साफ लिखा गया है कि इफ़ द परफॉर्मेंस रिमेन अनसेटिस्फैक्ट्री इवन आफ्टर एक्सटेंशन एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी द जर्नी मैन विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का समय आता है। एब्जॉर्प्शन का सबसे मतलब होता है कि जैसे ही आपने जर्नीमैनशिप का जो आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया तो आपका चांस है कि वो आपको एब्जॉर्ब्ड कर दें परमानेंट सेमी स्किल्ड वर्कर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे में एब्जॉर्ब्ड इन द परमानेंट रोल इन सेमी स्किल्ड ग्रेड, ठीक है। जहाँ पे आपको जो सैलरी दी जाएगी 19,900 से 69,650 के बीच में, 3% का उसके बाद है रिवाइज किया जाएगा रिस्पेक्टिव ट्रेड में, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस। उसके अलावा ये जो आपका सैलरी 19,900 के ऊपर के अलावा उसके बाद भी आपको बेसिक पे डीए आर अलाउंस ग्रेचुटी ये सब भी जो है कंपनी के रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो बताया गया है, एक तो है कि अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म अगर गिरता है तो वो आपके जो क्वालिफ़िकेशन एग्जामिनेशन है उसके मार्क्स के हिसाब से आपने जो परसेंटेज लेके आए हैं उस मार्क्स में, उसके हिसाब से आपको जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रोसेस है मेथड ऑफ सिलेक्शन, जो वो रिटन टेस्ट होगा फॉलोड बाय प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा, और उसके बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपकी जो ले जाएगी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जर्नीमैन जो कि ड्राइवर मटेरियल हैंडलिंग, जर्नीमैन रिगर और जर्नीमैन क्रेन ऑपरेटर के लिए, ये 3 पोस्ट के लिए जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको जो है वो लिया जाएगा। तो बात की जाए जो सेकंड में है वो रिटन टेस्ट जो है पेन और पेपर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपको ओएमआर प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं है, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है। और इसका जो सेंटर है सिर्फ 2 ही सिटी है, कोलकाता और रांची। बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरे तो सेंटर चेंज किया जा सकता है, लेकिन अब फिलहाल के लिए 2 ही सेंटर है, कोलकाता और रांची।
अब किसी भी कैटेगरी के आप हों, आपको जो है कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में पहुंचने के लिए। वैसे कैंडिडेट जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है, ठीक है, जैसे मान लो फिटर के लिए भी आप क्वालिफाइड हो, वेल्डर के लिए भी आप क्वालिफाइड हो, ड्राइवर के लिए भी क्वालिफाइड हो, तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर मोर देन वन पोस्ट में अप्लाई फॉर ईच पोस्ट अकॉर्डिंगली। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग फ़ी लगेगी, अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन दो पार्ट में है। एक तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा जो कि 80 मार्क्स का होगा। दूसरा जो है पार्ट टू जो है उस टेस्ट का, उसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा जो सिर्फ 20 मार्क्स का होगा। मतलब मेन फोकस आपका जो है वो ट्रेड टेस्ट पे है जो कि 80 मार्क्स का है। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 2 घंटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स है ये, जो कि आपको 50% से ऊपर लेके आना है। प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट जो है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर यहाँ पे बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 472 रुपये है, 472 रुपीज़, ठीक है। और कैंडिडेट जो कि SC ST, फिजिकली हैंडीकैप या इंटरनल कैंडिडेट है जो GRSC के अंदर ही है, उन लोगों के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी, उनको फ़ी नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। वो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, डेट जो है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया फॉर्म फिल करने का। लास्ट डेट जो है इसका वो 19 फरवरी है। आप यहाँ पे देख लेना और फॉर्म को फिलअप कर देना। ये था डिटेल नोटिफिकेशन जर्नीमैनशिप का जो कि आपका GRSC के लिमिटेड के अंतर्गत निकला है। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक वीडियो में आपका पूरा नोटिफिकेशन जैसा दिख रहा है उसके अंदर आके आपको सारा डिटेल में नोटिफिकेशन का आपको इनको इन्फॉर्मेशन दूँ। अगर गलती से कोई चीज़ मुझसे छूट गई है तो आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप खुद देख सकते हैं वहाँ पे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे हमें सपोर्ट और मोटिवेशन मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।